नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार। आइए जानते हैं इनफर्टिलिटी एवं उनके उपचार के बारे में। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर ईशा गंभीर वसुंधरा आईवीएफ से। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर ईशा गंभीर और मैं एज इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट वसुंधरा आईवीएफ में कार्यरत हूँ। मुझे यहाँ पर अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर ईशा, ये बताएं कि सारे निसंतान दंपतियों को क्या आईवीएफ प्रोसेस से ही उनको संतान प्राप्ति होती है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम जो निसंतान दंपति होते हैं उनके कुछ टेस्ट कराते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी पीछे की हिस्ट्री जानते हैं और उसके बेसिस पर हम ये निर्धारित करते हैं कि उनको आगे कौन से ट्रीटमेंट का चयन करना चाहिए। क्या आईवीएफ प्रक्रिया में कोई जोखिम है? देखिए, ऐसे तो जोखिम हाइपरस्टिमुलेशन नामक एक प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आजकल जिस तरह से हमने प्रोटोकॉल्स बना दिए हैं, जिस तरह से सुविधाएं अवेलेबल हैं, जिस तरह से आजकल की तकनीक अवेलेबल है, ये भी हमने कई हद तक कंट्रोल कर लिया है। बाकी जो कुछ ट्रीटमेंट के दौरान उनको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है हार्मोन रिलेटेड, जो कि ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद चली जाती हैं। आईवीएफ प्रोसेस के बाद में प्रेगनेंसी के बारे में कितने टाइम बाद में पता चलता है? कि 15 दिन के बाद पता लग सकता है। आईवीएफ की सक्सेस रेट कितनी है? आईवीएफ की सक्सेस रेट बहुत चीज़ों पे निर्भर करती है। पहले तो अगर विश्व भर में देखा जाए, यदि हम WHO का डाटा देखा जाए तो 35 से 40% तक हो सकती है। क्या कोई नील स्पर्म्स वाला भी पिता बनने का सुख ले सकता है? बिल्कुल, आजकल एक प्रक्रिया है जिसको हम बोलते हैं टीज़ा, जिसमें हम डायरेक्टली जो आपके टेस्टीज होते हैं वहाँ से स्पर्म्स लेकर उनको यूज़ करके हम जिनमें नहीं स्पर्म्स आ रहे, जिसको एजोस्पर्म यानी शुक्राणुता जिसको बोलते हैं, उस कंडीशन में भी हम इसको इस तकनीक से भी ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, कई लोगों की दिमाग में ये भ्रांतियां रहती है कि आईवीएफ से केवल जुड़वा बच्चे ही होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आईवीएफ से ज़रूर ये डिपेंड करता है कि हम कितने भ्रूण डाल रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि कितने बच्चे हो सकते हैं। हाँ, ये है कि अगर हम सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए एक से अधिक भ्रूण डाल रहे हैं तो हम थोड़ी से जो आप कहते हैं ट्विन प्रेगनेंसी या मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, लेकिन वो भी हमारे हाथ में है कि हम कितने भ्रूण डलवाते हैं। आईवीएफ के इलाज के दौरान मरीज को कितने इंजेक्शंस वगैरह लगवाने की जरूरत पड़ती है? लगभग देखिए 1 या 3 तक इंजेक्शंस लगते हैं, 1 से 3 तक, और 8 से 10 दिन ऑन एन एवरेज लगते हैं। वो भी मैं बताती हूँ कि हर पेशेंट पे डिपेंड करता है, किसी को इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, किसी को कम भी लग सकते हैं, लेकिन लगभग एवरेज तरीके पे देखा जाए तो 8 से 10 दिन इंजेक्शंस लग सकते हैं। एक निसंतान दंपति कितनी बार आईवीएफ का प्रोसीजर करवा सकता है? हाँ, ये देखिए, वैसे तो 3 से 4 बार करा सकते हैं, है ना, बिफोर हम कोई और ट्रीटमेंट को उनको एडवाइस करें, लेकिन ये हर किसी की पॉकेट और हर किसी की जो क्षमता है ट्रीटमेंट कराने की, पेन को लेने की, उस पर भी डिपेंड करती है। आईवीएफ करवाने का कुछ टाइम पीरियड होता है कि उस समय में करवाना चाहिए? डे 1 पे हम बुलाते हैं पेशेंट को, पीरियड के महावरी के पहले दिन पर स्कैन करते हैं और दूसरे तीसरे दिन से हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। डॉक्टर ईशा, आईवीएफ करवाने का सही समय कौन सा होता है? यदि आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि आपको आईवीएफ की तरफ जाना चाहिए तो आपको करा लेना चाहिए। आप पीरियड के पहले दिन पर आ सकते हैं और स्कैन करा सकते हैं, टेस्ट करा सकते हैं, दूसरे तीसरे दिन पर आपके मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई सही समय नहीं है या ऐसा कोई मौसम नहीं है जिसमें हमें आईवीएफ नहीं कराना चाहिए, कराना चाहिए। अगर आपको ज़रूरत है तो आपको उसी समय करा लेना चाहिए। डॉक्टर ईशा, आईवीएफ के दौरान कितने टाइम तक मरीज को अस्पताल में भर्ती रहने की आवश्यकता होती है? आप उसी दिन छुट्टी लेके जा सकते हैं जिस दिन आपका पिकअप है, और यदि आपका भ्रूण स्थापना यानी कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस दिन भी आपको 15 से 20 मिनट का बेड रेस्ट होता है और आपको 1-2 घंटे में हम छुट्टी दे सकते हैं। आईवीएफ के दौरान मरीज को किन किन सावधानियों का ध्यान रखना होता है? आईवीएफ के दौरान यदि आपकी भ्रूण स्थापना हुई है, ट्रांसफ़र की अगर हम बात करें, तो उसके बाद आपको बस यही ध्यान रखना है कि आप अपने रूटीन काम चालू कर सकते हैं। बेड रेस्ट इज़ नॉट इंडिकेटेड, बेड रेस्ट की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, भारी वजन, मैं कहूँगी कि यदि आप कोई भारी काम जिसमें भारी वजन उठाने वाला काम या कोई मतलब कूदने वाला काम या जिसमें पेट में खिंचाव हो, ऐसे काम ना कीजिए और अपना खाना पीना है वो स्वस्थ रखिए, हेल्दी खाना पीना खाइए, बस यही आपको सावधानी रखनी। आजकल की खान पान वगैरह जीवन शैली वगैरह में जो देखा है तो पुरुषों के अंदर नील शुक्राणु वाले पुरुष बहुत ज्यादा हो रहे हैं। हाँ जी। तो क्या वो भी पिता बनने का सुख हासिल कर सकते हैं?
बिल्कुल कर सकते हैं। आजकल एक प्रोसीजर है जिसका नाम होता है टीज़ा, जिसमें हम डायरेक्टली टेस्टिस से स्पर्म्स को एक नीडल के द्वारा निकाल सकते हैं। उस प्रोसीजर की सहायता हेतु हम ऐसे दंपतियों को भी उनके खुद के जीन्स का बच्चा दे सकते हैं। अच्छा, डॉक्टर ईशा बताएं कि वसुंधरा आईवीएफ में वाकई में निसंतान दंपति जो आईवीएफ प्रोसीजर से निकल रहे हैं उनकी सक्सेस रेट कितनी हो सकती है? यहाँ पर अपने वसुंधरा आईवीएफ में सक्सेस रेट 50 से 60% तक है, काफ़ी अच्छी है जो कि। अच्छा, आपके अस्पताल में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं? बिल्कुल, हमारे अस्पताल में हम लोग अल्ट्रासाउंड स्कैन्स, IUI, IVF, ICSI, IMSI, सारे बड़े बड़े तकनीक जो होते हैं सब हम यहाँ, और हस्बैंड का भी कुछ टेस्ट करते हैं और इस सब के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि आगे उनको किस ट्रीटमेंट का चयन करना चाहिए। ट्रीटमेंट्स की बात करें तो दवाई गोली, उससे भी पहले अगर मैं भूल जाती हूँ तो काउंसलिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है एक्चुअली इन दंपतियों के लिए। काउंसलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कई पेशेंट सिर्फ काउंसलिंग के माध्यम से भी कंसीव कर सकते हैं। उसके बाद दवाई गोली भी हम देकर उनको कंसीव करवा सकते हैं। यदि दवाई गोली से भी वो कंसीव नहीं होते तो इसके बाद का जो प्रोसीजर होता है उसको हम IUI बोलते हैं, वो कर सकते हैं। और यदि इन सब से भी वो कंसीव नहीं करते तब हमें लास्ट में जब हम IVF नामक प्रोसीजर करते हैं, और कुछ दंपति ऐसे भी होते हैं जिनको शुरुआत से ही IVF की आवश्यकता होती है, जैसे कि शुक्राणु बहुत कम है या उनकी गति बहुत कम है, जिसमें हम दवाई गोली या IUI से उनका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, तो हम उनको डायरेक्टली भी IVF ऑफर कर सकते हैं। या फिर किसी पेशेंट के बहुत कम अंडे बन रहे हैं या पेशेंट की एज बहुत ज़्यादा है, तो कुछ ऐसे इंडिकेशंस होते हैं जिनमें हम डायरेक्टली भी IVF कर सकते हैं। लेकिन आपके सवाल के हिसाब से देखा जाए तो कुछ ऐसे दंपति होते हैं जिनको हम हिस्ट्री, उनके टेस्ट, उनके एग्जामिनेशन के बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि उनको क्या आवश्यकता है ट्रीटमेंट की। IVF प्रोसीजर कितनी बार करवा सकते हैं आप, कितनी साइकिल करवा सकते हैं? जैसे कि मैंने कहा, फर्स्ट साइकिल में 40% तक सक्सेस रेट होता है, लेकिन यदि कोई कपल फर्स्ट साइकिल में नहीं कंसीव कर पा रहे हैं तो वो 3 से 4 साइकिल्स में ट्राई कर सकते हैं। अधिकतम लोग जो है वो कंसीव कर जाते हैं। और ऐसा भी कई बार होता है कि किसी कपल में या किसी फीमेल में बहुत अधिक मात्रा में जो होते हैं अंडे बनते हैं, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, उनके सारे के सारे एग्स निकालकर भ्रूण बनाकर उनको फ्रीज करके रख देते हैं, जिससे कि अगर वो फर्स्ट अटेम्प्ट में या फर्स्ट ट्रांसफ़र में नहीं कंसीव कर पाते तो हम बिना किसी साइकिल के, बिना उनको इंजेक्शंस दिए, सिर्फ ट्रांसफर रिपीट करके देख सकते हैं। मतलब इस प्रकार से देखा जाए तो IVF ट्रीटमेंट कोर्स जो है वो 1,35,000 रुपए के अंदर मरीज अपना सारा इलाज करवा सकते हैं। बिल्कुल, 1,35,000 जो ट्रीटमेंट कॉस्ट आप बता रहे हैं, उसमें मरीज जब पहले दिन हमारे पास आता है और जब तक उसका ट्रांसफर नहीं हो जाता, और ट्रांसफर के बाद जो 15 दिन तक की मेडिसिन भी उसमें इंक्लूड होती हैं, है ना। ज्यादा से ज्यादा यदि कोई मरीज कोई एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसका 5-10 हज़ार फालतू लग सकता है, बट ये इसमें मैं आपको बता दूं कोई भी हिडन कॉस्ट नहीं होता, जो कि बाकी सेंटर्स में भी वो छुपाते हो, इसलिए 25,000 पैकेज होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे 1,35,000 जो कॉस्ट है ट्रीटमेंट का, उसमें मरीज का सारा ट्रीटमेंट इंक्लूड होता है। थैंक यू डॉक्टर ईशा गंभीर। मोस्ट वेलकम।